नमस्ते, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफ़ेसर आबिद दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। हुँ। हालाँकि अभी कुछ ही देर में सबसे बड़ी खबर होने जा रही है कि इलेक्शन अनाउंस होने जा रहे हैं। जिस समय हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब होने ही वाले हैं। लेकिन प्रोफ़ेसर अभय आज इलेक्शन अनाउंस हो भी जाते हैं, जी, लेकिन मेरे हिसाब से हम सब लोगों के लिए इस घंटे, इस हफ़्ते, इस दिन, इस महीने की नहीं, जब से मैं कवर कर रहा हूँ, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में एक एक बड़ा स्कैम कह लीजिए, स्कैंडल कह लीजिए, इस जिसको एक्सटॉर्शन कह लीजिए, मालूम नहीं इसका इसका क्या वो होगा। ये जो सामने आया है जहाँ पे सरकार बिल्कुल हफ्ता वसूली की तरह इस काम को, इस करप्शन को लीगलाइज़ करने की बात हुई है। मैं पहली टिप्पणी यहाँ से शुरू करना चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सी बातें हैं जो आपसे समझना चाहेंगे। प्रोफ़ेसर अभय। आनंद जी, मेरी निगाह में ये आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक घोटाला है। मैं इसको राजनीतिक घोटाला इसलिए कह रहा हूँ, हालाँकि घोटाला बिना रुपयों के घोटाले के घोटाला नहीं होता है। उसमें रुपया तो इन्वॉल्व है ही, रुपया तो बहुत बड़े पैमाने पे इन्वॉल्व है, हज़ारों-हज़ारों करोड़ रुपया इन्वॉल्व है। लेकिन ये बहुत ही बड़ा राजनीतिक घोटाला है, क्योंकि इसका सीधा संबंध चुनावों से है। चुनाव जो इस लोकतंत्र के प्राण हैं, ये उससे संबंधित है। अब मैं आता हूँ कि ये इसका ये इतिहास क्या है? कि घोटाला क्या है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन जी, इसका जी। इतिहास क्या है? जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त मैंने भाजपा के कुछ बड़े नेताओं में, जिनमें नितिन गडकरी शामिल थे, पीयूष गोयल शामिल थे, अरुण जेटली शामिल थे, उन सबके सामने कुछ कार्यक्रमों में ये सवाल उठाया था कि बड़े पैमाने पर भाजपा इसमें बहुत रुपया खर्च कर रही है। और तो उन्होंने पूछा मजाक में, कितना रुपया खर्च कर रही है? तो मैंने कहा करीब 10,000 करोड़ रुपया आप खर्च करने जा रहे हैं इसके अंदर, या कर रहे हैं बहुत पैमाने पर। तो जाहिर है इन बातों के पीछे कोई पुष्ट प्रमाण नहीं होता है। तो उन्होंने इस बात को हंसी में उड़ा दिया, बोला हम लोग तो बड़ी मुश्किल से इधर उधर से रुपए की जुगाड़ करके ये चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन भाजपा के ऊपर स्पष्ट आरोप था कि उन्होंने 10,000 करोड़ रुपया इसमें लगाया है, और कारपोरेट घरानों ने उसको बहुत बड़े पैमाने पर काला पैसा दिया है। इसके बाद जब चुनाव भाजपा वाले जीत गए, तो नरेंद्र मोदी और उनके रणनीतिकारों ने सोचना शुरू किया कि भाई इस समस्या से कैसे निपटा जाए। वो चुनाव में पैसा खर्च करेंगे, उनके ऊपर इस तरह के इल्जाम लगेंगे, और इल्जामों से हर बार उन्होंने चुनावी धन प्राप्त करने के लिए एक सिक्का बंद स्कीम तैयार की। उस स्कीम का नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड। और जब उन्होंने ये स्कीम तैयार की, 2016 में स्कीम तैयार की, तो उन्होंने अपनी ही सरकारी संस्थाओं से उस स्कीम की वेटिंग भी कराई। उन्होंने चुनाव आयोग को स्कीम भेजी, उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को ये स्कीम भेजी। तो चुनाव आयोग ने कहा भाई ये काम मत कीजिए। चुनाव आयोग ने जो उनको लेटर लिखा, उस लेटर में स्कीम के ऊपर आपत्तियां थी। कानून मंत्रालय ने, जो भाजपा का है, चुनाव आयोग भी भाजपा का था, कानून मंत्रालय भी भाजपा का था, उन्होंने भी इसके ऊपर आपत्तियां की। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उस काम को किया, संविधान संशोधन किए गए, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बनाई गई। अच्छा, अब जब स्कीम का जब सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को कूड़ेदान में फेंक दिया है, और सुप्रीम कोर्ट के दबाव के तहत इन लोगों एक एक करके पर्दे उठ रहे हैं। अभी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ पर्दे नहीं उठाए हैं। अभी भी स्टेट बैंक इंडिया ने वो जो एक खास तरह का नंबर होता है, जब आप किसी भी इलेक्टोरल बॉन्ड के कोने में इंफ्रारेड डालेंगे, तो वो नंबर आपको दिखाई पड़ेगा, और उस नंबर से पता लग जाएगा कि वो किसने उस बॉन्ड को खरीदा और किसने उस बॉन्ड को भुनाया। स्टेट बैंक इंडिया ने वो नंबर अभी नहीं बताए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोमवार को आप बताइए कि आपने हमारे आदेश के बावजूद वो नंबर हमें क्यों नहीं दिया। इसके बाद 17-18 के जो बिल्कुल शुरुआत के साल थे, उन शुरुआत के सालों में जो 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 इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए और भुनाए गए, दान दिए गए, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बताया, स्टेट बैंक ने कुछ नहीं बताया, और वो करीबन समझा जाता है करीब 3 से 3,500 करोड़ रुपए का वो चंदा है जो दिया गया है। अब जो चंदा देने वालों की सूची आई, मैं जयराम रमेश की बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। जयराम रमेश ने आज बहुत अच्छा फिक्रा कहा है, जिसको हम सब लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। और वो फिक्रा ये है कि चंदा दिया धंधा लिया, चंदा दिया धंधा लिया। ये है जबरदस्त किस्म का कोई प्रोको, जिसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी इशारा किया था, और हम सब लोग इसकी तरफ इशारा लगातार कर रहे हैं। इसमें एक के बाद एक वो कंपनियां हैं, जिन कंपनियों ने चंदा दिया, उनके ऊपर ईडी की रेड चल रही थी, इनकम टैक्स उनकी
उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा था, उनके खिलाफ सीबीआई कार्रवाई कर रही थी। उनको न के उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के चंदे दिए और उसके बाद में उनको बड़े बड़े ठेके मिले। अब उत्तराखंड की टनल जो धस गई थी, जो धस जाने की वजह से उसमें लोग फंस गए थे, बहुत चर्चा में थे, जिस कंपनी को उत्तराखंड टनल का ठेका मिला उसके ऊपर सीबीआई की रेड थी और उसके बाद में वहां पता चला जाके कि वो उसमें 50 करोड़ से ऊपर का उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के दान कर दिया और उसके बाद वो ठेका मिल गया। इस तरीके से पूरी की पूरी लाइन लगी हुई है जो सीधे के सीधे एक ऐसा क्विड प्रो को है जिसको बिना किसी खास कोशिश के या बिना किसी खास रॉकेट साइंस के उसको साबित किया जा सकता है। इससे बड़ा कोई भी पॉलिटिकल घपला, पॉलिटिकल स्कैम नहीं है, राजनीतिक स्कैम नहीं है, जिसके अंदर हजार चुनाव सुधारों को ताक पर रख दिया गया, चुनाव सुधारों की कोई कोशिश नहीं की गई। चुनावी चंदा जो पहले भ्रष्टाचार और काले धन के जरिए आता था उसको कैसे कानूनी जामा पहनाया जाए, इसका सबसे बड़ा और अनूठा, भारत नहीं दुनिया के इतिहास का एक सबसे विचित्र, सबसे अलग तरह का ये उदाहरण है जो हम लोगों के सामने है। ठीक, मैं इस पे प्रोफेसर अभय एक चीज और कहना चाहूंगा। मोदी जी बार बार ये कहते हुए आए थे कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे। मेरे आज किसी दर्शक ने कहा कि उन्होंने सफेद धन को कैसे काले धन में कन्वर्ट किया गया, इसका एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला दिया है। मैं एक दो चीजें आपसे जरा समझ लूं। चंदा लिया, धंधा लिया ही नहीं, चंदा उनसे भी लिया जिनका हाथ मरोड़ा, कि कहीं रेड करके, और ये कहां कहां के लोगों को उन्होंने किया है। मदन लाल नाम की एक कंपनी है जिसका 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट पिछले 3 साल में है, 186 करोड़ का चंदा दे दिए हैं भाई साहब। इस तरह की एक नहीं, भारतीय एयरटेल जितना प्रॉफिट नहीं है उससे ज्यादा चंदा दे दिए। मैं एक चीज और कह रहा हूं, एसबीआई इसमें सामने सामने प्राइमा फेसी दोषी है, क्योंकि ये एक तरह का आपराधिक मामला है, उसमें दोषी है। मेरा सिर्फ ये है कि ये कहीं ना कहीं लॉजिकल कंक्लूजन आपको लग रहा है कि होगा, क्योंकि अभी एसबीआई तो अब जब इश्यू नोटिस हो गया है तो एसबीआई को अब कॉन्क्रीट बातें कहनी होंगी, क्योंकि उसको अब लिखित रूप में अपनी सारी करना होगा। तो मामला और फंसता जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरीके से फंसा हुआ है और स्टेट बैंक इंडिया के तार वो तो एक कठपुतली है, उसके तार भारत सरकार के हाथ में है। पूरी तरीके से भारत सरकार के आदेश पे वही काम कर रही है। पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से कितना समय मांगा था? 111 दिन, आपको याद है? 111 दिन मांगे थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने धमकाया कि अभी हम आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नाप देंगे, तो उसने 24 घंटे के अंदर ही तख्त दे दिया और हलफनामा दाखिल कर दिया। अब गालिब का बहुत मशहूर शेर है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है इसकी पर्दादारी है। लगातार पर्दे उठाने की बजाय कोशिश की जा रही है कि पर्दों को और कैसे गिराया जाए। सुप्रीम कोर्ट फटकारता है तो एक दो पर्दे उठ जाते हैं। मैं तो मानता हूं कि सोमवार को भी पर्दे पूरी तरीके से नहीं उठेंगे, फिर भी कुछ ना कुछ पर्दे चालाकी पूर्वक गिरा ही दिए जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर सरकार और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, जो लाख टके का सवाल है, कि विपक्ष इस मामले का क्या करेगा और क्या विपक्ष के पास इस मामले का कुछ करने लायक केवल सीट। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी है, इसने शुरू में ही कह दिया था कि हम कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लेंगे। उन्होंने विचारधारात्मक रूप से तय किया कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लेंगे, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लेने से इनकार कर दिया। विपक्ष की सब पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड लेती नहीं। जो टॉप फाइव और 6 पार्टियां हैं, उनमें तृणमूल कांग्रेस है, उनके अंदर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है, उसके अंदर बीआरएस है, हाँ, उसमें बीजू जनता दल जी, हाँ, बीजू जनता दल है, कांग्रेस है और भारतीय कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस को छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, ये ऊपर की 6 है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त अब विपक्ष के सामने ये मौका है कि वो खुद अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये कहें कि हमने इन लोगों से चंदा लिया है, हमारे पास इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं जो दान के, वो इन कंपनियों के आए हैं। जब वो अपनी तरफ से ये खुलासा कर देंगे तो गेंद पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पाले में चली जाएगी। फिर भारतीय जनता पार्टी या तो खुलासा करने से इनकार करेगी, या खुलासा कोई पतली गली से निकलने की कोशिश करेगी, या फिर खुलासा करेगी भारतीय जनता पार्टी।
तो उससे क्या होगा कि सार्वजनिक जीवन में बहस तेज होगी और विपक्ष को वो नैतिक बल प्राप्त होगा जिसके आधार पर वो इस पूरे मसले को पब्लिक डोमेन में ले जाएं और इस लोकसभा चुनाव का बुनियादी प्रश्न बताएं। बेरोजगार, अब 3 बुनियादी सवाल हो गए भाजपा के पास: बेरोजगारी, महंगाई और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का भ्रष्टाचार। जी, जी। मैं प्रो साहब एक चीज़ और मैं थोड़ा इसको, आज राहुल गांधी जी ने एक थाने में एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत जोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैं ये भी मानता हूँ कि इस समय जो हमारे वर्तमान में जो भी नेता हैं, इस समय जो करंट लीडरशिप है, उसमें नैतिकता के हिसाब से राहुल गांधी नैतिकता की बात सबसे ज़्यादा करते हैं और लगते भी हैं कमिटेड वो। उनका का जब वो एक्टिविटी में आते हैं तो हम लोगों को कई कंप्लेन है उनसे, जब उनके आचरण। मेरा ये कहना है, उन्होंने आज थाने में साफ-साफ कहा कि ये सरकार कभी तो बदलेगी, कल बदलेगी, परसों बदलेगी, 5 साल बाद बदलेगी, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि जब भी ये सरकार बदलेगी, इलेक्टोरल बॉन्ड का नंगा जो सच है वो सामने आएगा और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र में दोबारा नहीं होगा, ऐसी सजा दी जाएगी। मेरा आपसे, आप जो बात कह रहे हैं मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, ये स्पष्ट है कि तृणमूल कांग्रेस और बीआरएस भी उसी नक्शे कदम पे थे जिसपे बीजेपी है। मैं उसका माइल्ड हो सकता है। मुझे लगता है कि इस समय कांग्रेस को ये पहल करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस अपनी तरफ से ये कह दे, बाकी सब सारी ऑपोजिशन पार्टी को जोड़ने की जरूरत नहीं, कांग्रेस अपनी तरफ से बोल दे नहीं, ठीक है, अपने। बिल्कुल आपकी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। कांग्रेस को पहलकदमी लेनी चाहिए, किसी से और कहने की जरूरत नहीं है। बाकी लोगों को, कांग्रेस अगर ये पहलकदमी ले लेगी तो बाकी अपने आप निकल के सामने आने लगेंगे, जी, जी, या फिर जी, वो पब्लिक के सामने वो कटघरे में खड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। जी, मैं सहमत हूँ आपकी क्यों, बात से। जी, क्योंकि मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे फिर से आ जाऊंगा, क्योंकि बहुत सी चीजें एक दूसरे से मिल रही हैं। हम्म, बीजेपी ने जहां-जहां हो सकता था हाथ मरोड़ के गन पॉइंट पे, जो हमारे, क्यों मैं गन पॉइंट इसलिए बोल रहा हूं कि उड़ीसा के जो गठबंधन हो रहा है, उसको मेरे उड़ीसा के साथी ऑन रिकॉर्ड के वो कह रहे हैं गन पॉइंट पे हो रहा है, ये होना ही नहीं चाहिए। ऐसा अभी लग तक रहा वो है तो कि हो अब नहीं पाया है। नहीं, अभी तक हो नहीं, नहीं पाया है। आज अभी आज बिहार, मैं हाँ, रिपोर्टर के सर्वे में था, उन्होंने जी, दोनों के आंकड़े अलग अलग दिखाई थे। जी। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी जनता दल के आंकड़े अपने सर्वे में अलग अलग दिखाए, क्योंकि गठबंधन नहीं हुआ ना, इसलिए हो नहीं पाया गठबंधन अभी तक। टेक्निकली अभी तक बिहार भी नहीं हो पाया है, टेक्निकली कहा जा रहा है, लेकिन वहां पे भी नहीं, अपोजिट, वहां पारसनाथ, वहां पे वो जो पशुपति पारस हैं, वो भाग उन्होंने रहे हैं, विद्रोह कर दिया है। जी। उन्होंने विद्रोह कर दिया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये इससे रिलेटेड है। ये बहुत कीन थे तेलंगाना में कि बीआरएस के साथ कुछ मामला हो जाए तो कांग्रेस को रोक देंगे, हम्म, लेकिन बीआरएस की लड़की को शाम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, वो दिल्ली हम्म, लाई जा रही है और हम्म, ऐसा लगता है कि हम्म, आज हम्म। अरविंद केजरीवाल साहब भी किसी समय गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि अब ये बिल्कुल इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे विपक्ष को रोका जाए। इसकी बहुत संभावना है। नहीं, नहीं, ये आपको क्या बिल्कुल लगता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के हलकों में भी ये सूचना है, और हम लोगों को देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल इस गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या युक्ति अपनाते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी हमें कम करके नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि वो अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने ईडी के संबंध को लगातार स्वीकार करने से इनकार किया है, और उनका कहना यह है कि संबंध गैर कानूनी है, और इस पे ईडी अदालत में गई है, और अभी तक ईडी जब अदालत में जहां गई थी उसका फैसला अभी तक सामने नहीं आया है कि ये संबंध कानूनी है या गैर कानूनी है। तो अब देखना यह है कि वो अब जब बिल्कुल वो कविता को भी वहां गिरफ्तार करके ले आए हैं यहाँ पर, तो उनसे वो क्या, उनके नाम से क्या बयान सामने आता है। बहुत सारा बयान उनके नाम से सामने आएगा ना, कविता के नाम से है, और है? या तो उनको धमकाया जाएगा या उनसे कोई बयान लिया जाएगा, तो जो भी स्थिति बनेगी, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल की का जो रणनीतिक मानस है, मैं उसे अपने आप में एक अनूठा रणनीतिक मानस मानता हूँ। तो वो पता नहीं क्योंकि क्या युक्ति अपनाए। नहीं, क्योंकि मुझे एक और चीज लग रही है प्रोफेसर दुबे, कि अंतोगत्वा हम सब लोगों की बहुत कंप्लेन थी, मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं, मुझे लगता था कि क्या सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन जिस समय मौका आया है उस समय सुप्रीम कोर्ट से हमारी कोई कंप्लेन नहीं हो सकती। मौके पे उसने लेकिन अपनी, जिसको कहते हैं कि अपनी स्पाइन दिखाई है, रीढ़ की हड्डी हम्म, दिखाई है, और शायद जो अब, अगर अगर अभी ये डिक्लेयर हो जा रहा है इलेक्शन, इसके बाद मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता है अगर अब ये गिरफ्तारी करना शुरू करेंगे, क्योंकि देखिए, चंडीगढ़ वाला मसला जो था, जहां पे मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिंदा मक्खी निगलने की कोशिश की थी, मतलब उम्मीद की थी कि लोग जिंदा मक्खी निगल जाएंगे,
उस वक्त से लेकर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल एक हाई फ्लाइंग कोर्ट है और वो लोकतंत्र के रक्षक के रूप में सामने आया है। वो एक छोटा मसला था, केवल एक मेयर का चुनाव था, लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मसला है, इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का रवैया बहुत सराहनीय है। और अगर इस प्रकार से उसने अभी एक दो हस्तक्षेप और किए, क्योंकि अभी देखिए वो चुनाव आयुक्तों के सवाल पे भी सुनने वाला है, जी जी, उसकी भी तारीख लगी हुई है। तो जी हम लोगों को दम साध के उस फैसले का भी इंतजार करना चाहिए। तो साहब, मैं उस पे भी 2 मिनट आपसे, जब चूंकि चुनाव आयुक्त की बात है, अधीर रंजन चौधरी ने, मैं उनको बहुत वीक स्पीकर मानता हूं, लेकिन उन्होंने अपनी बात कल किसी तरह से कह दी। हालांकि वो अच्छे वक्ता नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति जो उस कमेटी का मेंबर है, ये बिल्कुल उसका उसका बेसिक हक है कि भाई हमें वो तो भेज दो किनके नाम है, क्योंकि सही अब तो बात। मैं होमवर्क करके आऊंगा। और इन लोगों का एक्चुअली ये टिपिकल ऑफ अमित शाह है, जो काम किया गया है बिल्कुल अमित शाह का छाप है इस पे। अमित शाह मतलब वहां से आ जाते हैं 212 नाम, इनके घर पे आते हैं कि 212 लोगों के नाम है, अब आप इसमें से, ये बदमाशी वाला काम है, क्योंकि 212 नाम लोग एलिजिबल थे। नाम जो सर्च कमेटी ने शॉर्ट लिस्ट किए थे, वो 3 और 3 6 थे। जी। कायदे से 6 नाम भेजने चाहिए थे। मुझे लगता है इसमें बहुत से ऐसे लूप होल हैं जो सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। और बिल्कुल। दूसरा दूसरा एक, दोनों का एक साथ मुझे प्रोफेसर साहब दीजिएगा, एक तो सुप्रीम कोर्ट को सुनने की, दूसरा क्या मोदी जी को अब अमित शाह को छोड़ के और किसी पे विश्वास नहीं रह गया? मतलब एक आदमी उनको अपना मंत्री वो करना था नियुक्त इस कमेटी के लिए, वो भी अमित शाह को ही उन्होंने किया। तो मतलब क्या उनका मोदी जी से कौन मिल सकता है? आप अंदाजा लगाइए। लोग राहुल गांधी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि राहुल गांधी उनसे नहीं मिले, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। राहुल गांधी के पास तो कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी है नहीं। राहुल गांधी के पास तो कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है नहीं। वो कोई मंत्री या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तो है नहीं। नरेंद्र मोदी से कौन मिल सकता है? नरेंद्र मोदी से अमित शाह के अलावा और कोई नहीं मिल सकता। हाँ, नरेंद्र मोदी जिससे चाहे उससे मिल सकते हैं, और जितनी देर चाहे मिल सकते हैं, कम या ज्यादा, वो एक अलग बात है बिल्कुल। लेकिन सिर्फ अमित शाह की ही उन तक पहुंच है, और किसी व्यक्ति की उन तक पहुंच होगी तो वो मैं नहीं जानता हूं उसको। जहां तक मेरी राजनीतिक समझ और मेरी निगाह है, वो ये मानती है कि केवल अमित शाह ही उनसे जब चाहे मिल सकते हैं। इसके क्यों, अमित शाह जिस तरीके से मोदी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं, वो निष्ठा बिल्कुल ऐसी है कि अगर आप जो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ट्यूडर्स नाम का एक सीरियल है, जो कि इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम के जमाने के, 8वें हेनरी के जमाने का है, जो ट्यूडर वंश के थे, तो उसमें राजा के प्रति लोग, योर मैजेस्टी के प्रति लोग कैसे निष्ठा व्यक्त करते हैं। वो उनका हाथ उठाकर ये हथेली को यूं करके चूमते हैं। अमित शाह ठीक इस तरीके से नरेंद्र मोदी के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हैं। उसकी तस्वीरें मैंने खुद अखबारों में देखी हैं। और अभी की नहीं, जब ये केंद्रीय राजनीति में ये दोनों आए थे, उस वक्त ये तस्वीरें प्रकाशित हुई थी। तो केवल नरेंद्र मोदी 100% यकीन अमित शाह के ऊपर ही करते हैं। इसीलिए कभी अरुण शौरी ने कहा था कि ये 2 आदमियों की सरकार है, नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की, और वो किसी के ऊपर यकीन नहीं करते, ना उनसे कोई मिल सकता है। और जो खास काम होता है, जैसे चुनाव आयुक्तों वाला काम, धारा 370 हटाने वाला काम, सीए जारी कर, जो खास काम होता है, उस खास काम को केवल अमित शाह ही करते हैं। जी। मैं एक चीज और, आज जब सुप्रीम कोर्ट में से एक मामला करके निकल रहे थे, तो कपिल सिब्बल ने एक पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक बाइट दी। उनका कहना यह है कि ये मामला यहाँ नहीं, अब हम पीएम केयर फंड की बात भी उठेगी और उसका भी खुलासा होना चाहिए। और मैं इससे आगे की और चीज कह रहा हूं, एक तो पीएम केयर फंड की बात, वो फिर से कुछ ना कुछ लोग इस पे कहेंगे, उससे रिलेट करेंगे कि जिसका, और एक दूसरी बात तो मुझे प्रोफेसर साहब ये लगती है कि कहीं ना कहीं इसका एक सिरा जुड़ा हुआ है, जो करीब 16 लाख करोड़ रुपया इस देश के उद्योगपतियों और व्यवसायियों का जो माफ किया गया है या राइट ऑफ किया गया है, और जिसको आरबीआई और एसबीआई इस उस पे नहीं बताता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज है। मेरे ख्याल में मांग उस पर भी उठेगी कि बताइए, क्योंकि वो एक रिलेशनशिप है सब चीजों में। आपको क्या लगता है इस मामले में? नहीं, देखिए, जहां तक पीएम केयर फंड का सवाल है, पीएम केयर फंड के बारे में तो सरकार का तर्क ये था कि ये सूचना के अधिकार के तहत नहीं आता, क्योंकि ये एक प्राइवेट ट्रस्ट है। ये कह के उन्होंने सूचना के अधिकार से अपना पल्ला झाड़ लिया। अच्छा, पीएम केयर फंड का अगर रहस्य खुलता है,
तो बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला साफ हो सकता है। इसके अलावा और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। जो लिस्ट आई है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की, उसमें देश के 2 बड़े उद्योगपति घरानों के नाम नहीं है, दोनों में किसी के नाम नहीं है। तो क्या हम इससे ये मान लें कि उन दोनों ने कोई चुनाव राजनीतिक दलों को कोई चंदा नहीं दिया होगा, भारतीय जनता पार्टी को 1 पैसा चंदा नहीं दिया होगा? क्या ये मानना उचित होगा? नंबर 1 बात, इस बात के ऊपर हम लोगों को सोचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो सीएमएस का आंकड़ा है, उस आंकड़े के बारे में सोचिए। सीएमएस का आंकड़ा यह है कि चुनाव में करीब 55 से 60 हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ। अच्छा, अब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये तो हम लोग तो 11,000 करोड़ के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। तो बाकी 45 से 50 हजार करोड़ रुपया कहां से आया? बाकी तो 45 से 50 हजार करोड़ रुपया और है जो हवा में लटका हुआ है और किसी ने कोई उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि इस देश की जो चुनावी राजनीति है, बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के पैसे के ऊपर टिकी हुई है। मुझे बाबा नागार्जुन की एक पंक्ति याद आती है जो उन्होंने इंदिरा गांधी के संदर्भ में लिखी थी। आप तो समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं, हम सब लोग भी वामपंथी पृष्ठभूमि से आए हैं। उनकी बहुत मशहूर पंक्ति नहीं थी, कागज का रुपया हंसता है मत पत्रों की खींचतान में, गुंडागर्दी महायान है प्रजातंत्र के हीनयान में। तो अब आप इसको देख लीजिए कि ये पूरी क्या, ये इंदिरा गांधी के जमाने की बात कही गई। देवी तुम तो काले धन की बैसाखी पर टिकी हुई हो, इस कविता की टेक जो थी वो ये थी। इसको आप केवल इंदिरा देवी की जगह विष्णु भगवान के अवतार को रख दीजिए और बात पूरी, और गुंडागर्दी महायान की जगह ईडी सीबीआई और इनको रख दीजिए, बात पूरी हो जाती है। रोज साहब, मैं एक जो 2 बड़े घराने, जो मेरी समझ है, 2 बड़े घरानों के लिए ये 12-13 हजार करोड़ रुपया और 1-1 करोड़ के बॉन्ड उनके लिए रेजगारी से गई बीती हालत है। बिल्कुल। जैसे रेजगारी, मैं अपने घर की बात बताऊं, जैसे पहले मेरा था कि ऑफिस से आता था पैसा, कुछ रेजगारी घर में निकाल देता था, मेरी पत्नी रख लेती थी बड़े शौक से कि भाई रेजगारी। पिछले 2-4 है उसको लगता है रेजगारी क्या मतलब, ये अठन्नी चवन्नी रखने का क्या मतलब। ये जो 2 बड़े घराने हैं उनके लिए 1-2 करोड़ रुपया रेजगारी है। उनका तो बड़ा पैसा आता होगा, 12,000 करोड़ एक बार में देते होंगे भाई, अगर यहाँ की सरकार गिरानी नहीं, है सही यहाँ बात है, सही बात है। और उन्होंने, इन लोगों ने किनके जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं, इसमें जो खोखा कंपनियों के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं, वो सब चीजें अभी साफ होकर निकल के नहीं आई हैं। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि वो कितने पर्दे इसके ऊपर पड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट की कोशिशों से, हमारे आपके जैसे नाचीज लोग हैं उनकी कोशिशों से और दूसरे लोगों की कोशिशों से कितने पर्दे उठ पाएंगे, ये भी हम लोगों को नहीं पता है। और देखिए, सरकारी मीडिया पर तरह तरह के तर्क आ रहे हैं। सरकारी मीडिया में एक तर्क आ रहा है कि भाई पहले वाली व्यवस्था थी उसके मुकाबले तो ये व्यवस्था अच्छी थी। एक अभी मेरे 2 साथियों ने ये तर्क दिया, एक ही टीवी चैनल से मैं आ रहा हूं, तो मैंने उससे जवाब में पूछा कि ये आप क्या कह रहे हैं भाई? आप सोचिए, पहले वाली व्यवस्था खुले नंगा भ्रष्टाचार थी, उसी नंगे भ्रष्टाचार को आपने एक कानूनी जामा पहना दिया, उसको आप कह रहे हैं उसके मुकाबले अच्छी व्यवस्था थी। नहीं, और एक और तर्क दिया जा रहा है कि सभी करते हैं, तो मतलब सभी करते हैं तो क्या दिक्कत है? इसके अंदर सबसे बड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने जब इसको डिजाइन किया होगा इसको, तो उसके बीच में यही दांव होगा कि हम ज्यादा पैसा 60% तो उनको मिला ही है। एडीआर के आंकड़े के अनुसार 60% तो भाजपा के खाते में गई है। उन्होंने कुछ दूसरी पार्टियां भी इस चक्कर में फंस जाएंगी, तो हम बड़े आराम से निकल जाएंगे, इससे बच के निकल जाएंगे। और वो हुआ भी, उनकी ये योजना सही भी साबित हुई। मैं अगर इसको प्लान के तरह से कहूं तो कुछ जगह पैसा भारतीय जनता पार्टी के कहने पर पहुंचाया गया होगा। अगर प्रोजेक्ट होगा और उनका आदमी होगा तो उसको भी वहां दो भाई, कैसे ये तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, घूस देने का अगर ये जरिया। मैं इस पर यकीन करने के लिए तैयार हूं। मैं प्रोफेसर, एक और चीज, अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये दिस इज इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब ये करप्शन को बढ़ावा देने वाली स्कीम थी, तो ये पैसा क्यों नहीं वापस मांगा जा सकता है? मैं इस पे भी पूछ रहा हूँ। लोग कह रहे हैं नहीं पैसा कैसे चला, दे दिया तो दे दिया। अरे घूस दे दिया तो बिल्कुल वापस आता है घूस। नहीं, तो उसके लिए जरूरी ये है कि इस तरह की एक याचिका तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में कोई नागरिक संस्था जाए, क्योंकि राजनीतिक दल और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस अपने आप तो पैसा वापस करेंगे नहीं। यहां तक कि अब भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के आलोचना का जवाब देने के लिए ये कहना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस को जो 1,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मिला है
कांग्रेस का भी इस रुपये को वापस करने वाली है। आज ही भारतीय जनता पार्टी के एक सुयोग्य प्रवक्ता कांग्रेस से ये मांग कर रहे थे कि कांग्रेस का भी ये पैसा वापस करने वाली है। आप कल्पना कीजिए, कांग्रेस तो छोड़ दीजिए, अगर कोई छोटी पार्टी इसको 50 करोड़ या 25 करोड़ या 75 करोड़ चंदा मिला है, अगर वो पार्टी कहती है कि हम ये पैसा वापस करने के लिए तैयार हैं, ये लीजिए, ऐसी 2-3 छोटी पार्टियां ये पहलकदमी ले लें पैसा वापस करने की, तो एक बहुत दिलचस्प किस्म की स्थिति बन जाएगी। देखिए, अगर बुद्धिमानी से काम लिया जाए, मेहनत की जाए और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की जाए, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले को पूरे इस 2024 के लोकसभा चुनाव का केंद्रीय प्रश्न बनाया जा सकता है। और ऐसी चीज जब केंद्रीय बहस के केंद्र में आती है, तो उस वक्त जो मतदाताओं का जो हिस्सा उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, वो मतदाता वो होता है जो कि फेंस सिटर है, जो ना भाजपा विरोधी है ना भाजपा समर्थक है, जो बीच में बैठा हुआ है, जो आज मैं मानता हूं कि 15 से 25% के बीच में है वो। जी। तो वो जो फैन सिटर है, वो इस चीज को बहुत ध्यान से सुनता है और वो इसके आधार पर अपना मन बना सकता है। जी। मैं प्रोफेसर साहब ऐसे ही एक आपने कहा था, क्विक कैलकुलेशन कर रहा था, मुझे मालूम नहीं क्यों लोहिया जी की याद आ गई थी और जॉर्ज फर्नांडिस की याद आ गई। अगर आज ये लोग होते और मान लीजिए कांग्रेस के करता धरता होते, तो कांग्रेस को मोटे तौर पे पिछली बार करीब 12 करोड़ वोट मिले थे। अगर 1 करोड़ लोग 1 करोड़ आज कांग्रेस कहे कि भाई ऐसी बात है, ये पैसा वापस करना है 1000 करोड़, आपसे हम चंदा मांग रहे हैं इस पैसे को वापस करने के लिए। 1 करोड़ लोग अगर 1-1 हजार रुपया दे देंगे तो 1000 करोड़ हो जाता है। ऐसा मुश्किल पैसा नहीं है। और अगर इसकी कांग्रेस अपने पूरे इलेक्शन प्लान को ही इसमें कर दे कि साहब ये इलीगल पैसा था, आया था, खर्च हो गया है, हमारे पास 200 करोड़ बचा है, हम उसको वापस कर रहे हैं और बाकी वापस कर रहे हैं, तो ये भी एक युक्ति हो सकती है कांग्रेस को बीजेपी को जाल अपने उसमें बैकफुट पे लाने की। नहीं, ये बिल्कुल ये आउट ऑफ बॉक्स। देखिए, इस तरह की लीग से हटकर रणनीतिक चिंतन कांग्रेस को और विपक्ष को करना होगा। अगर कांग्रेस जो है वो मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित कर सकती, अगर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित कर सकती, तो कम से कम कांग्रेस इतना तो कर ही सकती है। कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे भाजपा ने जो अपना भौकाल रच दिया है पूरा, वो कहीं क्रैक हो। और मैं चलते-चलते एक अंतिम प्रश्न, चूंकि हम सब लोग बात उसी की करते हैं, सीटों के गठबंधन को लेके अभी ऐसा लग रहा है कि कल उद्धव ठाकरे और शरद पवार साहब राहुल गांधी की यात्रा जब समाप्त हो रही है कल मुंबई में, उसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन मुझे एक बड़ी चीज लगती है, आपको क्या लगता है गठबंधन के हिसाब से, सीट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आज ज्यादा तैयार कौन है और ज्यादा कम झगड़े कहाँ पे हैं? झगड़े तो हैं लेकिन कम झगड़े कहाँ पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अभी महाराष्ट्र का मामला निपटा नहीं है, और जो अभी आंकड़ा मैं देख के आ रहा हूं, उस आंकड़े में अभी भी जो इंडिया गठबंधन है महाराष्ट्र में मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर रहा है। भाजपा का बिहार का गठबंधन निपटा नहीं है, उसमें पशुपत पारस ने विद्रोह कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी वाले अब उनको पटा रहे हैं फुसलाने की। वो एनडीए से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ उधर कोई दिक्कत नहीं है, महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि जो महाराष्ट्र है और बिहार है, जहां भाजपा के लिए सबसे बड़ा संकट था, वहां भाजपा अभी अपने संकटों को दूर नहीं कर पाई है, और उसके मुकाबले उधर महाविकास अघाड़ी और इधर महागठबंधन ज्यादा बेहतर स्थिति में। दिल्ली में उनका गठबंधन हो चुका है, जैसा भी है, उत्तर प्रदेश में इनका गठबंधन हो चुका है, जैसा भी है, वहां कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने बीजू जनता दल से उड़ीसा में गठबंधन करने की कोशिश की है, जो आज की तारीख तक वो गठबंधन नहीं हो पाया है। नहीं, तमिलनाडु में पीएमके के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, 12 सीट ले लो, साथ लड़ लो, लेकिन अभी उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं। देखिए, वहां पर द्रमुक और कांग्रेस के बीच का और दूसरी 15 करीब दल हैं, उनके बीच का गठबंधन बहुत मजबूत है और वो बहुत आगे है इनसे। मेरे मन में, क्योंकि आपने एक बात कही मेरे मन में भी आ गया, हम लोग उसको डिस्कस नहीं करते हैं प्रो साहब, लेकिन मैं ये मानूंगा कि इस टैलेंट का सबसे मुश्किल गठबंधन को लीड कर रहे हैं, उनकी 9 पार्टी का गठबंधन है।
जी 9 पार्टी के में उसमें कमल हासन साहब भी हैं, जिनको 2025 में राज्यसभा दिया जाएगा, लेकिन इस समय वो साथ लड़ेंगे। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे स्टैलिन ने अपने गठबंधन को स्टीयर ठीक से किया है, मिला के रखा है, और हम लोग शायद रोजमर्रा में उनकी बात ज्यादा नहीं कर पाते हैं। वी मस्ट नहीं, उनका लाभ भी उन्हें हो रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री के तौर पे वो सफल है, एक नेता के तौर पे, मास लीडर के तौर पे वो काफी लोकप्रिय हैं स्टालिन, और वो उनकी पार्टी द्रमुक जो है वो एंकर पार्टी है, दूसरी पार्टियां उसके इर्द गिर्द अपने आप को गोलबंद करती हैं। तो इस तरह का जो गठबंधन तो आदर्श स्थिति में है उनका गठबंधन, और वो गठबंधन तमिलनाडु को स्वीप भी कर रहा है। किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, सारी सीटें जीत रहे हैं। तो जो अभी जो ओपिनियन पोल आया है, उस ओपिनियन पोल में कुछ भी नहीं मिल रहा है, सारी सीटें जीत रहे हैं। इसी तरीके से केरल में जो यूडीएफ है, वो पूरी 20 के 20 सीटें जीतते हुए दिखाया गया है उसको। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच।